अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस साहब। तो दोस्तों फाइनली एफओएमसी की जो मीटिंग थी वो अपने अख्ताम तक पहुंची और उसका इम्पैक्ट अब मार्केट में कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। मजीद सूरत हाल क्या रहेगी, क्योंकि यहाँ पर पॉल की फिर से आफ्टर द मिडनाइट वीडियो कुछ स्टेटमेंट मार्केट में आई और उनकी जो हकीकत है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके बाद ट्रम्प की कुछ बड़ी बड़ी स्टेटमेंट और ऑयल प्राइसेस को भी हम आगे चल करके डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आज हम इनिशियल जॉबलेस क्लेम को भी देखेंगे और मार्केट ने अब इसका और कितना इम्पैक्ट लेना है इस पे बात होना, तजिया करना बड़ा ही ज़रूरी है। इसलिए कि एफओएमसी को कंप्लीट हुए अभी तक तकरीबन 14 घंटे हो चुके हैं, अगले 34 घंटे तक इसका मजीद इम्पैक्ट रहने वाला है। आफ्टर दैट हम क्रिप्टो मार्केट का तजिया करेंगे और साथ कमोडिटीज़ के ऊपर भी कुछ अहम नुकात जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ऐसे में दोस्तों आपने क्या करना है, अपनी तमाम तर तवज्जो मार्केट के इस सेशन पे रखनी है, इसलिए कि आगे हमारे लिए आ रहे हैं सैटरडे और संडे, इनका बड़ा इम्पैक्ट रहने वाला है। तो अगर आपको लगे इस वीडियो से कि आपने कुछ सीखा, कुछ एजुकेशनल पॉइंट्स आप तक पहुंचे, तो वीडियो को लाइक करने के बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में आपसे हमारी किसी भी एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो दोस्तों आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्री इम्पैक्ट्स मार्केट में अब पहले ही आना शुरू हो जाते हैं। ये मैं शायद अपनी ऑडियंस को पिछले 5 साल से बता रहा हूँ और अब भी कि पीर के दिन से लेके इस रिपोर्ट यानी कि एफओएमसी के डिसीजन के आने तक हमने यहाँ पर XAU इवन के तमाम कमोडिटीज़ के बड़े बड़े टोकन्स को हमने फॉलो होते देखा और बीटीसी फाइनली जो 2 माह से यानी कि 60 दिन से किसी भी यूएस इकोनॉमी के डाटा का भार ही नहीं उठा रहा था। कहीं वो जो कहते हैं कि कहीं पे ना लिखना, वो कहीं भी नहीं लिख रहा था इन चीज़ों को। कल उसने उसको बाकायदा तौर पे महसूस किया और उसका इम्पैक्ट रहा। पाउल टू स्टे ऑन बोर्ड, ट्रम्प लीगल अटैक हैव लेफ्ट मी नो चॉइस। तो दोस्तों ये अल्फाज बोले कल यहाँ पर पाउल ने और उन्होंने बाकायदा तौर पे चचा का नाम भी ले लिया। ऐसा होता नहीं है, लेकिन चचा का नाम हमारे सामने आया। उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई चॉइस नहीं रही, वरना शायद मैं और ज़्यादा कंटिन्यू करता और मैं बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है इस वक्त जो एफओएमसी के लिए फेड की जो एक टीम होती है वो मैं रहूँगा ही रहूँगा। और साथ उन्होंने केविन वॉश को वेलकम किया। अब उनका वेलकम करने का मकसद तो यही है कि शायद अंदर कुछ बातें हैं जो तय हो चुकी हुई हैं, जो शायद हमें पता ही नहीं है। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं, बहुत सी दुनिया ये बात भूल चुकी हुई है कि जेरोम पॉल को भी फेड के यानी कि मेंबरशिप में कौन लेकर आया था, जनाब ट्रम्प लेकर आए थे। ठीक है, और ये वो तब लेकर आए थे जब इनका जो बाइडन से पहले दौरे हुकूमत आया था। तो ये एक लंबा अरसा अपना यहाँ पे गुजार के जा रहे हैं। अंदाज़ा करें कि ये इनका एक फेयर टाइम गुजरा है, इन्होंने बहुत अच्छे फैसले किए। इस दरमियान मैं पर्सनली इनको स्टडी करता रहा हूँ, इन्होंने यूएस इकॉनमी के लिए बहुत बहुत अच्छे फैसले किए। ठीक है, और शायद ही कोई ऐसा फेड का जो गवर्नर होता है अपने मुल्क के लिए इतनी तलख और टफ टाइम के अंदर भी वो अपने मुल्क के हक की बात करना नहीं छोड़ता। मैंने इनको देखा है, ही इज़ अ ग्रेट गाय अबाउट दिस डिसीजंस, अगर आप इकोनॉमी को समझते हैं। अब अगर केविन वॉश को भी चचा लेकर आ रहे हैं और कल को केविन वॉश ने भी इकोनॉमी का साथ दिया और चचा की बात ना सुनी, तो चचा फिर गर्म हो जाएंगे और वो फिर से बोलते हुए दिखाई देंगे। लिहाजा उनके आखिरी अल्फाज ये थे दोस्तों, जो रात की वीडियो में मैं शेयर नहीं कर सका क्योंकि उस वक्त तकरीब थोड़ी बहुत रह गई हुई थी। आई हैड लॉन्ग प्लान टू बी रिटायरिंग, पॉल सेड, द थिंग दैट हैव हैपनली रियली इन द लास्ट 3 months हैव आई थिंक लेफ्ट मी नो चॉइस बट टू स्टे अंटिल आई सी देम थ्रू एट लीस्ट दैट लॉन्ग। इसके बाद इट्स आल्सो वाज अ बिग डे फॉर पॉल एंटिसिपेटेड सक्सेसर केविन वॉश नॉमिनेशन एंड फेड चेयर एडवांस्ड टू द सेनेट बैंकिंग सेक्टर। ले दोस्तों, ये वेलकम करना इस बात को फाइनल करता है। लिहाजा अब आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, अब मैं आपको इस बात की मिख बताने लगा हूँ। अब इन्होंने अपने आखिरी दिनों में रेट को स्टडी करके अपनी तो जान छुड़ा ली। अब दोस्तों अगर इसी तरह ही पेट्रोलियम मसनूआत के पैसे ड्रामेटिकली बढ़ते रहे, जो कि इनके पास बहुत तेल मौजूद है, आप जानते हैं कि वेनेजुएला में क्या हुआ था, तेल के ज़खायर मौजूद हैं, सबके पास सारा कुछ मौजूद है, रास्ते डिस्टर्ब किए हुए हैं, हकीकत कुछ और है। इन बातों में हम जाना नहीं चाहते। ठीक है, सीधी सी बात है, जाना ही नहीं चाहते, क्योंकि अब ये बातें जब किसी के बस में ही नहीं है तो इसको डिस्कस करना बोरियत क्रिएट करने के बराबर है। ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं और कुछ भी नहीं है।
तो लिहाजा उम्मीद है कि केवन वॉश अब जब 1 महीना 5 दिन 8 दिन 10 दिन बाद जब भी ये फेड की मीटिंग अटेंड करेंगे, हो सकता है दोस्तों, प्लीज़ ये मेरी ज़ाती राय है और मैं अपने अपने तमाम दोस्तों भाइयों से यूट्यूब फैमिली से शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी ज़ाती राय है कि ये हो सकता है अपनी पहली मीटिंग में ही रेट इंक्रीज़ कर दें। ठीक है जी। और उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि अभी भी इनका जो सीज़ फायर है वो नाम निहाद है, कोई डेट डिसाइड नहीं हो रही, वो हॉर्मस नहीं खोल रहे, ये ब्लॉकेड नहीं खोल रहे, तो ये जो पकाऊ मामला है ये अभी तक चल रहा है। लिहाजा दोस्तों अभी तक जो इंटरनेशनल मंडियां हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानती हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट्स भी आ रही हैं कि सिर्फ एक वर्ड कहने की देर है, एक वर्ड कि जी सब ओके होने लगा है, तो फौरी तौर पे ऑयल मार्केट्स 25-25 40-40 डॉलर फी औंस गिर जाएंगी। लिहाजा ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं सारे अपने पकोड़े बेचने में लगे हुए हैं सारे। कल चचा जो हैं ट्रंप, उनकी एक लास्ट स्टेटमेंट भी आई थी ओपेक के बारे में। उन्होंने कहा कि ये जो ओपेक को लेकर फैसला किया है इस वक्त यूएई ने, ये बेहतरीन फैसला है और इसका बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट आएगा, इससे ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। नाउ वी आर इन द मार्केट और अब हम जितना भी तजिया यहाँ पर करेंगे दोस्तों, इसमें FOMC का जो डिसीजन आया है, यानी कि रेट जो स्टडी रखे गए हैं उनको बीच में रख के करना होगा, और इसके साथ साथ इवनिंग में जो इनिशियल जॉबलेस क्लेम आएंगे उसकी फौरी रिपोर्ट हासिल करने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको हर तरह की कारोबारी खबर जो कि है वेरीफाई यानी कि वेरिफिकेशन के बाद मिलती है। तो दोस्तों कैपिटलाइजेशन में यहाँ पर थोड़ा बहुत ही सही लेकिन इजाफा हुआ है, डोमिनेंस में 0.10% की कमी। व्यूवर्स की जानिब से सवाल था जी अल्टीमा पे तजिया दें। देखिए दोस्तों, आपको याद होगा कि तकरीबन 4 दिन पहले से अल्टीमा आज तक मुसलसल टॉप ट्रेंडिंग में है। अब यहाँ पर ज़रा समझने वाली बात यह है कि ज़रूरी नहीं कि टॉप ट्रेंडिंग में कोई कामयाब चीज़ ही होती है, बाज़ औक़ात बदनाम ज़माना चीज़ें भी टॉप ट्रेंडिंग में आ जाती हैं। तो अल्टीमा जो है वो 3050 से गिर के इस वक्त तक 2780 तक का लो फ्राहम कर चुका है। तो मैं इसे अभी भी और पहले भी कभी भी फंडामेंटल की लिस्ट में कंसीडर नहीं करता था। तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि अभी ये तीनों के तीनों टोकन, इनका दूर दूर तक फंडामेंटल होने से कोई ताल्लुक नहीं है। और 2788 का लो, 5.5 की कमी, रिकवरी का कोई साइन नहीं, ये है सबसे बड़ी निशानी कि ये फंडामेंटल नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो गाइस BTC की और इथेरियम की यहाँ पर स्ट्रगल जो है वो ऑन है, और इससे पहले मैं XRP और BNB का तजिया स्टार्ट करूँ, व्यूवर्स की जानिब से अक्सर सवाल देखा गया है कि फिर फंडामेंटल कहते किसको हैं। देखें दोस्तों, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कॉइन वो है जो अपनी कोई करंट प्राइस को ब्रेक करे तो उसे आने वाले दिनों में रिकवर भी करे। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपने, मैं हालांकि यहाँ पे डायरेक्टली किसी की तारीफ़ नहीं करना चाहता, क्योंकि अगर किसी की आप बिल्कुल गैर जानिबदार होकर भी तारीफ़ कर दो तो उसे गलत मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जस्ट लाइक सोलाना को मैंने 5 बार $20 से नीचे जाते देखा और 5 बार इसे 250 प्लस होते देखा। ठीक है, तो इसीलिए मुझे लगता है, ये फिर मैं कहूँगा कि ये मेरी ज़ाती राय है कि सोलाना जैसे टोकन्स ही होते हैं, जैसे BNB भी है, इवन XRP भी है, BTC है, ये फंडामेंटल की लिस्ट में आते हैं जो अपनी रेजिस्टेंस को रिकवर भी करते हैं। आगाज़ करते हैं XRP से। तो दोस्तों XRP एक मरतबा फिर से 1.38 से हुआ है रिवर्स, अभी भी प्रेशर 1.35 से 1.40 के दरमियान रहेगा। नाउ BNB के लिए हमारी फ्रेश सपोर्ट दोस्तों अभी भी 610 से 602 के दरमियान थी और रेजिस्टेंस 619। BNB ने यहाँ पर 613 से दोस्तों बाउंस लेके मैक्स रेजिस्टेंस शो किया है 620 का, और हम यहाँ पर हो रहे हैं रिजेक्ट। अभी भी प्रेशर 610 की तरफ रहेगा और मैक्स रेजिस्टेंस 622 सोलाना। आज मिडनाइट से लेके अब तक दोस्तों सोलाना ने 82.20 को दी है रिस्पेक्ट, 80.50 की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अभी भी सेफ है, रेजिस्टेंस 84 और रिजेक्शन साथ साथ। मैं समझता हूँ कि सोलाना अभी भी 82.50 से 84.10 तक की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कंटिन्यू कर सकता है। अब आते हैं जल्दी से डोज पे। कल ही ऑडियंस के लिए डोज को यहाँ पर ऐड किया गया था, तो लिहाजा दोस्तों डोज जो अपनी सपोर्ट दे रहा था वो बहुत आसानी से हुई है यूटिलाइज। हाई रखा यहाँ पर डोज का 0.1083 और अभी के लिए इसकी सपोर्ट जो है वो 0.1055 से लेके रेजिस्टेंस 0.1095 तक देखी जा सकती है। जल्दी से आते हैं कार्डेनो की तरफ। अगर हम दोस्तों ADA को यहाँ पर वॉच करें तो 0.24
10 इसकी मिडनाइट की सपोर्ट थी, बहुत और ज़बरदस्त उम्दा यहाँ पर इसकी कारकर्दगी रही। हाई रहा 0.2475 का और यहाँ पर एडीए की सपोर्ट है दोस्तों 0.2450 की। दूसरी तरफ दोस्तों चेनलिंक ने 8.90 की जो अपॉर्चुनिटी फराहम की थी, इसकी रेजिस्टेंस 9.18 तक देखी गई। हालांकि जो आपके साथ डिस्कस की गई थी इसकी रेजिस्टेंस दोस्तों वो 9.25 तक की थी, वैसे मिनिमम 9.10 भी आपके साथ डिस्कस किया गया था। अलबत्ता यहाँ पर चेनलिंक का वॉल्यूम हमें स्लो दिखाई दे रहा है क्योंकि ये भी एक नेचुरल अमल है, क्योंकि इनिशियल जॉबलेस क्लेम आने को है। तो ये ड्रामा अभी दोस्तों ऑन रहेगा, लिहाजा प्रेशर अभी भी 9.00 पे है, मैक्स रेजिस्टेंस 9.28। कल के दिन दोस्तों हैरत अंगेज तौर पे 330 की सपोर्ट टूट गई थी जी कैश की, ठीक है, और ये एक टाइम पे 317 तक चला गया था और यहाँ पर उसकी ज़बरदस्त रिकवरी हमारे सामने आई है गाइस, और अब हम इसे 336 पे ये जो कि है रिजेक्ट होता देख रहे हैं। लिहाजा वो दोस्त कल जो मायूस दिखाई दे रहे थे 330 की वजह से, उसके ब्रेक होने की वजह से, उनका यहाँ पर शिकवा हुआ दूर। अभी के लिए जी कैश का प्रेशर फिर से 330 की तरफ है और ये रहेगा। जैसे ही 330 दोस्तों यहाँ पर ब्रेक होता है, हमें कैंडल चार्ट स्टडी बता रही है कि हमारा प्रेशर 325 की तरफ है और अपर लेवल पे रेजिस्टेंस कदरे स्लो रहेगी 334। सुई क्वाइन ने इस मार्केट को दोस्तों एक मरतबा फिर से सफ़र किया है। 0.8810 से बाउंस लेने के बाद अब ये 9250 में एंटर होने से काफ़ी ज़्यादा हेजिटेट हो रही है। लिहाजा अगर अभी भी हम 0.9070 पे ओवरस्टे कर जाते हैं तो सुई नॉर्मली हमें 0.9050 का फर्स्ट सेशन में लो दिखाएगा। ताओ क्वाइन दोस्तों हर सेशन में 250 को दे रहा है रिस्पेक्ट, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो इसे बार बार टूटने से बचा सके। अभी भी हम मिडनाइट के अकॉर्डिंग 249 से बाउंस लेके 257 की रेजिस्टेंस से हुए हैं रिजेक्ट और प्रेशर है 249 पे। अब की बार दोस्तों अगर 249 से हम 251 पर नहीं आ पाते तो कैंडल चार्ट स्टडी हमें बता रही है, हिस्ट्री आपके सामने है, कि प्रेशर जो है वो फिर से 245 की तरफ तेज़ी से बढ़ सकता है और रेजिस्टेंस कदरे स्लो रहेगी। जैसे ही दोस्तों एफओएमसी का रिजल्ट आउट हुआ, यानी कि रेट स्टडी होने की न्यूज़ आई, तो यहाँ पर XAUT ने जो अपनी मैक्स सपोर्ट क्रिएट करने की कोशिश की वो 4539 की थी, ठीक है। 4539 को इसने एंड तक जो कि है होल्ड किया और इसके दरमियान जिग-जैग पैटर्न तो चलता रहा, जिसका ये आपके सामने कैंडल चार्ट की शक्ल में सबूत मौजूद है। 4775 ही एक ऐसी रेजिस्टेंस थी जो इसे अप ट्रेंड प्रोवाइड कर सकती है, तो दोस्तों ऐसा ही हुआ। 4575 के बाद XAUT ने पीछे मुड़ के नहीं देखा और हम 4622 पे हैं। याद रहे कि ये ऐसा क्यों हुआ, ये मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, इसलिए कि कल का प्रेशर और बहुत ज़्यादा ओपन कॉन्ट्रैक्ट की जो ट्रेड थी वो शॉर्ट की तरफ थी, तो ये एक वजह बन के सामने आ रही है कि मार्केट इस वक्त अपर लेवल क्रिएट कर रही है। XAUT के लिए इस वक्त दोस्तों सपोर्ट का काम कर रहा है 4600 का लेवल। मान लें कि अगर मार्केट ने 4600 को ब्रेक कर दिया और जस्ट 30 मिनट तक इसने इसको रिकवरी ना दी तो प्रेशर डाउन साइड की तरफ बढ़ सकता है, जिसमें नॉर्मल लो लेवल 4580 तक का रह सकता है। इसके साथ अगर हम इसकी बेटर पोजीशन को देखें तो अभी भी XAUT को 4625 4628 की रेजिस्टेंस दरकार होगी इनिशियल जॉबलेस क्लेम के दरमियान, जो इसे पुश दे सकती है 4648 के लिए। बढ़ते हैं BTC और इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। गाइस नाउ वी आर इन द चार्ट ऑफ BTC। जैसे कि आप जानते हैं कि BTC ने मिडनाइट में 75,000 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया था और अब प्रेशर जो है वो 75,000 की तरफ रहेगा ही रहेगा। हमारे पास कैंडल चार्ट में दो ऐसी कैंडल मौजूद हैं जो लॉन्ग स्क्वीज यहाँ पर शो कर रही हैं और 76,000 पे आकर मार्केट का वॉल्यूम वैसे ही काफ़ी ज़्यादा स्लो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि लोग एग्जिट करना पसंद कर रहे हैं इस लेवल पे, खास करके 76,470 तक। जैसे कि हम जानते हैं कि 76,500 से लेकर 76,800 ही एक ऐसी रेजिस्टेंस है जहाँ पर मार्केट एकदम से तमाम नेगेटिविटी को कंट्रोल कर लेती है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यहाँ पर मार्केट अपनी रेजिस्टेंस कंप्लीट नहीं कर पा रही, जस्ट लाइक 45 मिनट की रेजिस्टेंस। और अभी भी अगर हम 76,000 पे ही खड़े रह गए तो प्रेशर जो है वो डाउन साइड की तरफ रहेगा। सेफ जोन का तस्वर अभी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा दूर है, लेकिन मार्केट में अपर लेवल की स्ट्रगल देखी जा सकती है। बढ़ते हैं इथेरियम के कैंडल चार्ट की तरफ। इथेरियम ने मिडनाइट में अपनी नई सपोर्ट यहाँ पर हमें दिखाई जो इंतहाई कमज़ोर, क्योंकि बिल्कुल फ्रेश थी, तो 2230 से हम यहाँ पर इसको
कनेक्ट कर रहे थे। 2230 को इतनी यहाँ पर दोस्तों फ़िलहाल पजीराई तो मिली है कि हम 2272 से रिजेक्ट हुए हैं। ये तमाम चीज़ें हम आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए थे। तो अभी के लिए इथीरियम को एक ज़हनी सबकत हासिल है 2250 के लिए। मान लें कि 2250 पे ओवरस्टे हो जाता है तो प्रेशर फिर से 2230 की तरफ रहेगा और टॉप कैंडल जो है अभी जो नई यहाँ पे बनने वाली है उसके फर्स्ट 2 आवर्स इथीरियम को दोबारा 2280 की तरफ पुश कर सकते हैं। सो गाइस, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।